यूरोप में कर्ज के संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं। हां, सोने और चांदी के दाम जरूर आसमान छू रहे हैं। ऐसे में निवेशक कहां लगाएं पैसे, देखते हैं इसी पर खास पेशकश। शेयर बाजार धड़ाम, अब कहां जाएं लोग आम। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटने और यूरोप में कर्ज के संकट का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में बाजार कुछ संभलते हुए 316 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। एक्सपर्ट मानते हैं कि अनिश्चितता के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की है। भारतीय शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरा। हालांकि थोड़ा संभला भी, लेकिन पूरे सेशन में भारी उथल पुथल रही। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 316 अंकों की गिरावट के साथ 16,990 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला निफ्टी 93 अंक लुढ़क कर 5,118 पर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया। रिलायंस कैपिटल, टाटा मोटर्स और हिंडाल्को इंडस्ट्री के शेयर भारी गिरावट के साथ बंद हुए। इस बीच वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनका निवेश भारतीय बाजार में सुरक्षित है। We could rather see faster and greater FII inflow, unlike after 2008, in view of the higher returns that global investors could get in India. Our institutions are strong and are prepared to address any concern that may arise on account of the present. अमेरिका और यूरोप के कर्ज संकट के चलते एक बार फिर मंदी की आशंका बन गई है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक जरूर है, लेकिन भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। If there is a slowdown in the US economy, which is possible, there will be an impact on the Indian economy. But I should emphasize the sentence does not end there. The impact will be a short-run impact. गोल्डमैन सैक्स ने भारत की रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर मार्केट वेट कर दिया है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय बाजार दुनिया के बाजारों की हलचल से अछूते नहीं रहेंगे। इस समय दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ऋषिकेश कुमार। क्या होगा अब, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल साहब, जो कि एमडी हैं akashpuregrowth.webs.com के, और हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे खास मेहमान आशीष। लेकिन अभी इसको किस तरीके से देखा जाए, और क्या ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम के तौर पर इसको अभी से परसीव किया जाना चाहिए? आकाश, क्या है ये टेम्पररी है या कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा जैसा हमने पहले देखा है 1-2 साल? देखिए, टेम्पररी नहीं है। इस प्रॉब्लम का असर इंडिया पे जरूर रहेगा। कई तरीके से हमें इम्पैक्ट होंगे। आईटी और बीपीओ एक्सपोर्ट हमारे हिट होंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हमारा काफी होता है, वो हिट होगा। एफआईआईज, प्राइमरीली अमेरिकन एफआईआईज इंडिया में है, तो वो इंडिया से पुल आउट करेंगे। उसके बाद अमेरिका से काफ़ी रेमिटेंसेज इंडिया आती हैं। बहुत से हिंदुस्तानी अमेरिका में हैं जो अपने पेरेंट्स को या रिश्तेदारों को पैसा भेजते हैं। तो ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे। इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा इसका, और मेरा तो यही मानना है कि स्टॉक मार्केट जो है 16,000 से नीचे जाएगी, 15 से 16,000 के बीच में पहुँचेगी। और मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, हमारी जीडीपी ग्रोथ, जिसमें मेरा एनालिसिस था 7.75% का, मैं उसे डाउन स्केल करके आज 7.4% कर रहा हूँ। मैं इसको इतना सीरियसली ले रहा हूँ कि हमारी जीडीपी ग्रोथ तक में 35 बेसिस पॉइंट्स की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। 2008 का क्राइसिस आपने अच्छा याद दिलाया। 2008 का क्राइसिस था कुछ कंपनियों का, लेहमैन और कुछ और कंपनियों के दिवाली होने का, लेकिन इस बार ये क्राइसिस है सरकार की साख के ऊपर, पूरी की पूरी। मतलब ये उससे बड़ा झटका है। देखिए, स्टॉक मार्केट टर्न में मैं ये नहीं कहूंगा कि उतना डाउन जाएगी, बट ये झटका जो है अपनी तरीके का एक अनूठा झटका है। 95 साल में क्रेडिट रेटिंग कम होना, और वो भी जब राइवल इकोनॉमीज इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी AAA रेटिंग पे बैठी हुई हैं। अमेरिका की साख पे क्लियर कट बट्टा लग रहा है, और अमेरिका इंटरनेशनल ट्रेड का दादा रहा हुआ है एक तरीके से। हर कंट्री इंपैक्ट होगी। पूरे विश्व की इकोनॉमी का 25 से 30% अमेरिका कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंडिया का बिजनेस कोरिलेशन काफी है। तो आज कुछ हद तक कुछ लोग कह रहे थे आईटी बीपीओ इंपैक्ट नहीं होगा। मेरे हिसाब से कैटेगरिकली आईटी और बीपीओ और इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट इससे इंपैक्ट होने हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और डाइजेस्ट भी करनी पड़ेगी। सच्चाई हमें स्वीकारनी होगी और पचानी भी होगी। लेकिन आशीष, ये गिरावट आपकी निगाहों में कैसी है?
देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गिरावट जो है वो होनी ही थी, बिकॉज जितना अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग नीचे गिरी है इतने सालों के बाद, जैसे आकाश जी ने कहा, तो ऑब्वियसली ये है कि जब वो इम्पैक्ट हुआ है बीइंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ वो इतना ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, उस सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्ट्स होती है, वहाँ पे एशियन कंट्रीज़ इम्पैक्ट डेफिनेटली होनी है। डिपेंडिंग बाकी एशियन कंट्रीज़ के अंदर जितना बाकी है जी उसको, लेकिन जितना वो इफेक्ट हो रही हो उतना शायद इंडिया इफेक्ट ना हो, बट डेफिनेटली नीचे बेरिश दिख रहा है हमें, बुलिश अभी मार्केट नहीं दिख रहा। 5000 एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हो सकता है, बट आज मार्केट ने रिकवरी अच्छी की थी बाद में, बट वो उतरने के फुल चांसेस हैं 5000 के नीचे। अगर एक बार 5000 तोड़ेगा तो 4800 तक डेफिनेटली नीचे हमें दिख रहा है जी। और आइए एक निगाह डालते हैं कि कारोबार के दौरान शेयर बाजार में किस तरह के उतार चढ़ाव देखे गए। सुबह 9:15 बजे खुलते ही सेंसेक्स 468 अंक गिरा और निफ्टी 138 अंक। आईटी, रियलिटी, टेक्नोलॉजी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में भारी बिकवाली दर्ज की गई। 10 बजे बिकवाली और हावी हो गई। सेंसेक्स 537 अंक गिरकर 16,769 पर पहुंच गया। 11:47 बिकवाली का दौर जारी। सेंसेक्स 416 अंक और निफ्टी 119 अंक नीचे। दोपहर 1:17 बाजार में अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स में 67 अंकों की गिरावट, 17,238 अंकों पर कारोबार। दोपहर 2:57 बिकवाली एक बार फिर हावी। सेंसेक्स 345 अंक गिरा। कारोबार के आखिरी घंटे में बिकवाली का दौर जारी रहा। 3:30 बजे सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 16,990 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93 अंक नीचे 5,118 पर बंद हुआ। समय के लिए दीपक भारद्वाज। लेकिन थोड़ा सा हमको समझाइए आकाश, ये क्रेडिट ट्रेडिंग अमेरिका की उसकी साख पर बट्टा लगा, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सरकार कहती है नहीं हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ग्लोबली तमाम इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हो तो वो डीकपलिंग की जिसकी बात की जाती है कि वो अलग हम अलग, इसको उस तरीके से देखना चाहिए। देखिए, सरकार ने तो अपना पक्ष रखा है, लेकिन मार्केट की वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में इंपैक्टेड हम होंगे। अमेरिका जैसे अभी मैंने बताया 25 से 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर हमारे एक्सपोर्ट्स आईटी और बीपीओ तो चाहे लोग माने ना माने अमेरिका के बेस पे जिंदा है, और अमेरिका के बाद यूरोप पे भी इंपैक्ट आएगा। 70% हम यूएस से डील करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत यूरोप से इंपैक्ट होना लाजमी है। टेक्सटाइल का फिर एफआईएस प्राइमली अमेरिका से है। देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इंटेग्रेशन हो रही है, डीकपलिंग कभी कभी हमें दिखता है, और इंडिया में थोड़ा सा ये फेवर रहता है कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड उतना नहीं है जैसे चाइना है। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग ही यूएस के लिए करता है। सिंगापुर का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़ा है, यूएस के साथ इंटरनेशनल ट्रेड का हब है। तो इंडिया का एक डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी है। टोटली हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे कंट्रीज के मुकाबले डिपेंडेंस कम है। बट साथ ही साथ ये शादी इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब वो शादी में जब दिल करें कि डीकपलिंग की कन्वीनियंस कर लें, वो नहीं है। शायद कुछ एनालिस्ट अपने जो है किसी एनालिसिस को जस्टिफाई करने के लिए डीकपलिंग कर लें, बट ये कन्वीनियंट डीकपलिंग जो है, ये लगता है ये डीकपलिंग वैसी है कि आप पैनिक को थोड़ा सा कम कर दें, रिसेशन को रिसेशन कहने की बजाय उसको स्लो डाउन कहते रहें ताकि लोगों को उतना बड़ा झटका ना लगे। लेकिन लड़की से आपकी शादी हो गई है, वो आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं कि जिस दिन आप दिल करे कन्वीनियंस की डीकपलिंग कर लें, जिस दिन जी करें रीमैरिज दोबारा शुरू हो जाए। आशीष, लेकिन ये क्या वाकई ये बीपीओ और आईटी सेक्टर्स खासे प्रभावित आपको दिखते हैं, और अगर ऐसा है तो ये कब तक चलेगा? देखिए, डेफिनेटली आईटी और बीपीओ 100% इसमें हिट होंगे, क्योंकि जितना उनका जो उन लोग जैसे आकाश जी ने कहा वो उन्हीं के ऊपर लिटरली जीते हैं, तो उनका उस पर हिट होना डेफिनेटली 100% है। ये चलेगा इन द नियर फ्यूचर, एटलीस्ट ये हमें नीचे ही दिख रहा है मिड टर्म, जिसमें हम बोलेंगे अगर अगला 3 महीना 6 महीना, उसके बाद मे बी उनमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आए, बट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर वो हमें नीचे ही दिख रहे हैं। लेकिन क्या अभी तो कहते हैं आकाश की जब ऐसा होता है तभी फिर खरीदारी के लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, तो क्या इनमें से कुछ आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो आइंदा हॉट होने वाले हैं खरीदारी के लिहाज से? आई थिंक अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी और गिर जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16,000 से नीचे सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स 16,000 से नीचे आता है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा ये मानना है जो इंडिया डेडिकेटेड सेक्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की डिमांड के ऊपर थ्राइव करते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे एफएमसीजी है, इंटरनेशनल फैक्टर्स का बहुत कम जो है इंपॉर्टेंस है। फार्मा है,
फार्मा जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी पे चलता है, हेल्थ केयर भी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे चलता है, कुछ हद तक बैंकिंग भी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का हमने देखा है काफ़ी हद तक इम्पैक्ट वो ऑब्जॉर्व कर चुके हैं, और डोमेस्टिक इकोनॉमी पे चलने वाले ये सेक्टर्स ऐसे हैं 16,000 से नीचे अगर सेंसेक्स आता है तो इनमें स्टैगर्ड लेवल पे बाइंग की जा सकती है, बिकॉज एज यू हैव राइटली सेड कॉन्ट्रेरियन थ्योरी ये बताती है कि जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो, नर्वसनेस हो, तो उस समय आप ब्लू चिप्स जो है चूज कर सकते हो, बट कॉशन के साथ चूज करने पड़ेंगे, और इंटरनेशनली एक्सपोज सेक्टर्स को बिल्कुल भी इस समय टच नहीं करना, पर्टिकुलरली आईटी बीपीओ को, बिकॉज सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, वॉलेटाइल है। यूएस की कंपनीज 100% में श्योर हूं कॉस्ट कटिंग करेंगी, और आने वाले समय में वो रियोट्रिक भी दोबारा जन्म लेगा, चाहे उनको सूट करे ना करे। हमारे बीपीओ से आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट जो रियोट्रिक है, जो आवाजें हैं, वो दोबारा बुलंद होगी, क्योंकि जब नर्वसनेस बढ़ती है तो पॉपुलिज्म, कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो, वहां ज्यादा जो है बैठती है, तो वो आवाजें भी हमारे बीपीओ के अगेंस्ट बुलंद होंगी, चाहे वहां की कंपनियों को सूट करे ना करे, लेकिन आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट आवाज जरूर वहां पे खड़ी होगी। बाजार गिरे धड़ाम, कहां लगाएं पैसा? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।